ठीक है। साथियों, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो आज भूकंप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी की पूरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और प्रॉपर हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। एंड अब भूकंप के बारे में जब बात कर रहे हैं आज की क्लास में, तो एक कहानी आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आप बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब आप रात में एक मतलब सर्दी का मौसम हो और रात में आप आराम से सो रहे हो और अचानक से धरती हिलने लग जाए। और धरती हिलने से क्या हो कि नदियां जो होती है ना वो अपनी उल्टी धारा में बहने लग जाए। अगर कोई नदी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि उत्तर दिशा में जा रही है, तो वो क्या हो कि दक्षिण दिशा में जाने लग जाए, या मतलब पूरब में जा रही तो पश्चिम में जाने लग जाए। ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा हुआ था सन 1811 में। ठीक है, अमेरिका में एक नदी है मिसिसिपी, तो जो कि सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो मिसिसिपी जो नदी थी, उसमें क्या होता है सन 1811 में भूकंप आता है। और भूकंप आने से क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए, वो जो नदी थी मिसिसिपी, वो उल्टी डायरेक्शन में बहना स्टार्ट हो गई थी। तो भूकंप में इतनी पावर होती है। तो आज उसी के बारे में आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है भूकंप अपना, अर्थ क्यूब। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी एग्जाम को लेकर के। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे कि अगर बात करते हैं एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, या स्टेट का कोई भी एग्जाम, जैसे कि मान लेते हैं यूपी कांस्टेबल है या यूपीएसआई है, तो कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की। और आज की जो क्लास है, इससे अप्रोक्स जो अपने कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक मतलब एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और वर्ल्ड जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसी को माना जाता है। और जैसा कि आपको पता है, कुछ टाइम से हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम से हम लोग पृथ्वी के जो धरा वो अंदर की जो चीजें हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में। उसके बाद मैंने बताया कि हाँ, किस तरीके से जब नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हाई होता है। और उसी के साथ में धीरे धीरे मैंने आपको बताया है कि मतलब किस तरीके से जो सिद्धांत दिए थे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था, महाद्वीपीय सिद्धांत था जो कि बेगनर साहब ने दिया था, उनके बारे में मैंने बात करी है अपनी पिछली क्लासेस में। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको आज की क्लासेस बहुत ज़्यादा समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर पूरा खेल क्या है कि जो हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े थे, उन्हीं सिद्धांतों की वजह से आज की ये क्लास है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की जो अपनी क्लास है 8th नंबर की क्लास है। अभी हम 7 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो टॉपिक है वो भूकंप है, अर्थ क्यूब। आज की क्लास में क्या करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सकेगा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, क्योंकि रट्टाफिकेशन या हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ सिर्फ कंसेप्ट पर बात होती है और ट्रिक्स पर बात होती है। अगर कहीं पर ट्रिक बन सकती है तो हम ट्रिक जरूर देते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और कंसेप्ट की तो कोई वही नहीं है, मतलब कंसेप्ट तो आपको 1 नंबर का मिलेगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भूकंप की, तो भूकंप में क्या हो रहा है। हाँ, तो भूकंप में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, भूकंप होता क्या है, पहले तो बात करते हैं भूकंप के बारे में। तो देखिए, भूकंप यहाँ पर लिखते हैं, भूकंप। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भूकंप होता क्या है। देखो, कोई भी चीज जब वाइब्रेशन करती है यानी कंपन करती है, तो उसको हम भूकंप भूकंप बोलते हैं। कंपन करने का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी चीज होती है वाइब्रेट करती है, अपना फोन होता है, मान लेते हैं ये हमारा फोन है। एंड इस फोन में क्या हो रहा है, जब भी रिंगटोन बजती है, यानी कि जब भी किसी की कॉल आती है या कोई नोटिफिकेशन आती है, तो यहाँ पर क्या होता है, फोन वाइब्रेट करता है, यानी कि वाइब्रेशन मोड पर चला जाता है। अब जब ये वाइब्रेशन मोड पर होता है तो हमें क्या कंपन दिखाई देता है, यानी कि कंपन देख मतलब पता चलता है कि कंपन हो रहा है हमारे फोन में। तो भूकंप होता क्या है, तो देखते हैं भूकंप के बारे में। भूपटल, भूपटल या भू परपटी, भूपरपटी का अचानक अचानक से कंपन करना। तो अब बात हो गई कि जो वो अपना भूकंप होता है उसका क्या बोलते हैं कि जो भूपटल,
यानी कि जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, यानी कि जो धरती है, धरती का जिस सतह पर हम लोग रहते हैं उसको हम भूपटल के नाम से जानते हैं। तो जो भी भूपटल होती है अपनी, क्या होती है, जो भी भूपटल है, तो ये जो भूपटल हो गई और ये जो भूपर्पटी, ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। यानी कि भूपर्पटी बोल दो या भूपटल बोल दो, यानी कि धरती जिस पर हम लोग रहते हैं उसी को हम भूपटल या भूपर्पटी बोलते हैं। तो जब ये क्या करती है, अचानक से क्या करे, कंपन करने लग जाए। कंपन का मतलब, आप लोग घर पे लेटे हुए हैं आराम से, एंड भूकंप आता है तो आपका जो पंखा होता है, पंखा एकदम से इधर उधर होने लग जाए, या आप मंदिर में घंटियां लगी होती हैं, घंटियां ऑटोमेटिक बजने लग जाए, यानी कि धरती का थोड़ा हिलना डुलना, यानी कि कंपन करना ही क्या होता है, भूकंप होता है। अब मैं नहीं मानता कि आप लोगों को ये समझ में ना आया हो कि भूकंप होता क्या है। क्लियर हो गया होगा भूकंप क्या होता है, ठीक है। अगर इसके बात करते हैं कारण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, यानी कि किस कारण से ये हमें दिखाई देता है। देखिए, अब भूकंप के कारण की बात करते हैं। कारण, अब यानी कि भूकंप अगर आता है तो उसके कारण क्या होते हैं, भूकंप आता क्यों, ऐसा क्या है धरती के अंदर जिसकी वजह से हमें भूकंप देखने को मिलता है। तो साथियों, मैंने कल की क्लास में जब मैंने आपको पढ़ा रहा था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तब प्लेट्स के बारे में बहुत आसानी से बताया था। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग समझेंगे। देखिए, हाँ, तो मान लेते हैं ये कोई एक प्लेट है, ठीक है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। कल वाली क्लासेस में मैंने बताया था, ये जो दो प्लेट्स होती हैं, जब या तो ये आपस में क्या करें, अटैच हो जाए, यानी कि आकर के टकरा जाए, ठीक है, या तो दो प्लेटें क्या करेंगी, आपस में टकराएंगी, या तो दूर दूर जाएंगी, या तो आकर के टकरा जाएंगी और वो फोल्डिंग माउंटेन बना लेती हैं, या तो वो ऐसे हैं, वो दूर दूर चली जाएंगी। दो चीजें हो गई। एक मैंने बोला था कि यही जो प्लेट होती है, इस टाइप से, अगर मान लेते ये प्लेट है तो प्लेट या तो आगे और पीछे, इस टाइप से जब आगे पीछे होती है, या इन तीन कारणों से क्या होता है, भूकंप बनता है, और इन्हीं कारणों से ज्वालामुखी भी बनते हैं। तो यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, इसके कारणों में पहला चीज क्या आया, जिसको हमने क्या बोल दिया, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले कारण में अगर हम बात करते हैं तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक। अब देखिए, जो प्लेट विवर्तनिक की बात करते हैं तो प्लेट विवर्तनिक के बारे में मैंने कल बताया था, यानी कि कोई भी अगर प्लेटें जो होती है आगे पीछे हो जाएं, आकर के टकरा जाएं, या तो दूर दूर हो जाएं, तो इन कारणों से क्या होता है, यही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में समझना है तो कल की क्लास को आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। क्लास नंबर जो 7 थी उसको जरूर देखना चाहिए। तो उसमें क्या है, मैंने प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत था उसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। आप उसको देख लेंगे तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको इतना बता दिया है कि इन तीन कारणों से क्या होता है, जब धरती की ये जो अपनी सतह होती है वो या तो टक्कर खाएगी, आपस में टकराएगी, या तो दूर दूर जाएगी, या तो रगड़ेगी, तब क्या होगा, भूकंप बनता है। तो एक तो हो गया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब नंबर 2 की बात करते हैं तो ज्वालामुखी। एक नंबर 2 का हो गया ज्वालामुखी। अब देखिए, अब ये अपना जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी का मतलब क्या हुआ। देखिए, ज्वालामुखी का मतलब है कि मैंने बताया कि ज्वालामुखी भी जो आते हैं वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण ही आते हैं, यानी कि जो प्लेट आगे पीछे हो रही है उन्हीं के कारण से ज्वालामुखी भी आते हैं। बट क्या होता है कि जमीन के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का बाहर निकलना, यानी कि जो मैग्मा होता है उसी का बाहर निकलना क्या होता है, ज्वालामुखी, यानी कि भाई ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो जब ज्वालामुखी की क्रिया हो रही होती है तभी क्या होता है, भूकंप भी आता है। अब मान लेते हैं एक कोई जगह है, एक अखबार लेते हैं, मान लेते हैं एक अखबार है, एंड उस अखबार को क्या करना है, बीच से हमने गुम्मा मारा, उसको फाड़ा, तो कंपन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें कंपन हो जाएगा। मान लेते हैं ये पेन है, अगर इसको मैं तोड़ता हूँ तो इसमें भी क्या होगा, कंपन बनेगा। तो सेम है, ज्वालामुखी क्या करता है, धरती की जो सतह होती है इसको फाड़ करके ऊपर निकलता है। जो मैग्मा होता है, मैंने मैग्मा के बारे में काफी क्लासेस में चर्चा कर रखी है। तो जो मैग्मा क्या होता है, धरती को फाड़ते हुए ऊपर की ओर आता है। तब वो जब धरती फटेगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कंपन होगा, और कंपन होगा तो यानी कि भूकंप आना निश्चित है। तो भूकंप आ जाता है। तो दो कारण हो गए, एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हो गया, एक ज्वालामुखी हो गया। अब बात करते हैं नंबर 3 की, खनन। नंबर 3, खनन। देखिए, अब जो बात करते हैं हम लोग खनन की, तो खनन में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि खनन का मतलब होता है खुदाई करना। अगर हम लोग कहीं पर भी खुदाई करेंगे, और क्योंकि हर चीज प्राकृतिक है, और प्राकृतिक चीजों में अगर छेड़खानी करेंगे हम लोग, तो वहां पर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिलेगा।
अब नुकसान कैसे देखने को मिलेगा? तो खनन अगर हम लोग करते हैं तो खनन में क्या होगा, भूकंप आने के कारण हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 4, चौथा कारण क्या हो सकता है भूकंप आने का? तो नंबर 4 पर आता है परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट। ठीक है, तो नंबर 4 पर आता है अपना परमाणु विस्फोट। देखो साथियों, परमाणु विस्फोट की बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो परमाणु होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज। अगर ये किसी देश के ऊपर डाल दी जाए या कहीं पर ही फट जाता है तो वहां पर क्या होता है, एकदम से धरती तहस नहस हो जाती है। अब जब धरती तहस नहस होगी तो वहां पर क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि धरती में क्या होगा, कंपन स्टार्ट हो जाएगा। अपने यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं अपने यहाँ क्या होता है, इंजन वगैरह होते हैं गांव में। अगर बात करते हैं इंजन की, गांव में क्या होता है, गांव में, तो गांव में इंजन होते हैं। इंजन हो गया। अगर आप लोग गांव से नहीं है तो जाहिर सी बात है आपने रेल देखी होगी, रेल, यानी कि जिसको हम ट्रेन के नाम से जानते हैं, ट्रेन। ठीक है, तो जो गांव में इंजन होता है और जो रेल होती है यानी कि ट्रेन होती है, तो आपने देखा होगा जब भी ट्रेन चलती है, पटरी के ऊपर ट्रेन चलती है, तो क्या होता है, ट्रेन की पटरी में कंपन होता है। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे तो हो सकता है आपको मालूम ना पड़े, बट अगर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये पटरी, यहाँ पर ये पटरी है। ठीक है, यहाँ पर ये पटरी है, तो इस पटरी पर क्या हो रहा है, कोई रेलगाड़ी आ रही है, कोई रेलगाड़ी यहाँ से क्या हो रहा है, रेलगाड़ी यहाँ पर आ रही है। अब रेलगाड़ी आएगी और आप यहाँ पर खड़े हैं स्टेशन के ऊपर, तो आपको क्या होगा, कंपन सुनाई देगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि धरती क्या है, कांप रही है। तो वही क्या होता है, कंपन। तो यहाँ पर भी क्या है, परमाणु विस्फोट। अब जब परमाणु फटेगा, अब जब परमाणु फटेगा तो वहां पर भी क्या होगा कि धरती कांपती हुई दिखाई देगी, यानी कि धरती कंपन करेगी। तो ये चीज होती है। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु विस्फोट हो गया। अब बात करते हैं अ, जो खान होती है, खान, खानों की, खानों की छत का गिरना। देखो, जो भूकंप होता है किन्हीं भी कारणों से आ सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं यार भूकंप को। ऐसे कैसे बताएं, मतलब जो मुख्य कारण होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। कारण तो बहुत हो सकते हैं भूकंप आने के। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो खानों की छत होती है, अब खनन बता दिया था मैंने। खान क्या होती है, मान लेते हैं कोई एक ये खान है इस टाइप से। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, खदान चल रहा है। यहाँ पर लोग खड़े होकर के, ये जो पतली पतली यहाँ पर चीजें होती हैं वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, खान के अंदर, यानी कि कोई भी खान जो होती है जहाँ से सोना निकाला जाता है, जो भी धातुएं अपनी होती है जहाँ से निकाली जाती है, वही क्या होता है, अपनी खान। अब इस खान में क्या होता है, जब लोग खान में क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो इसकी ये जो छत होती है, ये वाली छत, ये छत मान लेते हैं टूट करके नीचे गिरेगी। तो जाहिर सी बात है, खान इतनी बड़ी तो है नहीं कि टीटी के बराबर है कि टूटेगी तो पता नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ी खान होती है, खान की अगर छत गिरेगी तो नॉर्मल सी बात है, वहां पर कंपन कंपन स्टार्ट हो जाएगा। कंपन होगा तो यानी कि वो लगता है कि हाँ भूकंप आ गया है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अगले जो आने वाली क्लासेस है उनमें और ज्यादा डीपली हम लोग इस चीज पर बात कर लेंगे। ठीक है, या कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है तो बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से शॉर्ट डाल दूंगा, या तो कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके डाल दूंगा। बस आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रहिए। तो ये 5 हो गए। एक और होता है जिसका नंबर 6 पर, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ का प्रत्यास्थ का सिद्धांत। रीढ़ का प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ का सिद्धांत। ठीक है, ये होता है रीढ़ के प्रत्यास्थ का सिद्धांत। तो रीढ़ के प्रत्यास्थ का सिद्धांत क्या होता है? अब देखो, प्रत्यास्थ क्या होती है, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। विजुअल है ना ये वाला कलर? ओके। तो क्या है, जो इलास्टिसिटी होती है, अपनी बात करते हैं अगर। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रत्यास्थता क्या होती है, अगर किसी चीज को अगर मान लेते हैं, ये हमारा पेन है। ठीक है, इसको एक मतलब किस तरीके से आपको बताते हैं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, मान लेते हैं ये वाला पेन है। ठीक है, अब इस पेन की एक क्या होगी, प्रत्यास्थता होगी, यानी कि इलास्टिसिटी होगी।
यानी कि एक इसकी एक सीमा होगी, उस सीमा तक इसको मोड़ा जा सकता है। यानी कि इसको अगर मैं मोड़ना स्टार्ट करूँ इस तरीके से, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये मुड़ रहा है ना? मुड़ रहा है। ये इसकी इलास्टिसिटी, अगर इससे ज़्यादा अगर मैं मोड़ दूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये पेन जो होगा टूटेगा और पेन टूट करके फिर से अपनी अवस्था में आने की कोशिश करेगा। इसके दोनों टुकड़े हैं जो मुड़े हुए हैं, ये अपनी अवस्था में आने की कोशिश करेंगे। तो उसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता, ठीक है? यानी कि अगर कोई भी पेन है या कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं लकड़ी है, तो लकड़ी को भी अगर हम मोड़ते हैं तो एक एक सीमा तक ही वो मुड़ती है। अगर उस सीमा को पार करके हमने उसको मतलब मोड़ दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो टूटेगी और टूट करके फिर से अपनी अवस्था में आने की कोशिश करेगी। तो इससे क्या होगा? कंपन होगा। मान लेते हैं ये टूटेगी, ऐसे टूटेगी, तो एकदम से आएगा, झटका लगेगा हमारे हाथों में। जो झटका होता है वही कंपन है और वही क्या होता है? भूकंप का कारण बन जाता है। तो वही है रीड का प्रत्यास्थता का सिद्धांत, यानी कि इलास्टिसिटी। देखो पृथ्वी के अंदर क्या है, मैंने बताया था चट्टाने हैं, तो चट्टानों के ऊपर दबाव पड़ता है। तो अगर पिछली क्लास में आपने देखा है तो आपको पता होगा। तो क्या हुआ कि जब जो चट्टाने होती हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, भारी दबाव, तो वो चीजें अपनी मतलब एक उनकी सीमा होती है मुड़ने की, तो वो मुड़ती चली जाएंगी। और एक सीमा के बाद वो चीजें क्या होंगी कि टूटने का प्रयास करेंगी, यानी कि वो टूट जाएंगी। और अगर वो टूटी तो फिर से वो टूटने के बाद अपनी जो प्रारंभिक अवस्था थी उसको लेने का प्रयास करती है। और प्रारंभिक अवस्था को लेने का जब प्रयास करेंगी, तो जाहिर सी बात है को उसमें क्या होगा? कंपन स्टार्ट होगा। कंपन का मतलब एकदम से झटके में जब ऊपर जाएगी, अपनी अवस्था में जाएगी, तो वो क्या करेगी? मतलब कंपन उत्पन्न करेगी। उससे क्या होता है? भूकंप आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग एक बार, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बस इतनी चीजें हैं भूकंप में। जाहिर सी बात है इतनी इतने में आपका सब क्लियर हो जाएगा। भूकंप क्या होता है? तो भूपटल या भूप्रपटी जो होती है उसका अचानक से कंपन करने लग जाना, यानी कि उसका हिलने डुलने लगना, वही होता है अपना भूकंप। अगर मैं हूं अभी ऐसे ऐसे हिलने लगूं, क्या है? कंपन होगा। कारण की बात करते हैं तो किस कौन कौन से कारण होते हैं? एक मैंने बताया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ओके ना, गोट इट। ज्वालामुखी बता दिया मैंने, खनन के बारे में बता दिया, परमाणु विस्फोट के बारे में बता दिया, और खानों की जो छत होती है उसकी गिरने के बारे में बता दिया। और जो रीढ़ की प्रत्यास्थता का जो नियम है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछा जाए, और पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, जो मैं यहाँ पर चीजें लेकर के आ रहा हूँ, हर चीज पीवाईक्यू पर बेस्ड है। हमने पीवाईक्यू को बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है, उसके बाद हर चीज आ रही है। तो जो जो कंसेप्ट पूछे जा चुके हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो वो इन चीजों में क्या होगा? अगर आप एक बात को, स्टेट पीसीएस का जो प्री होता है उसमें बैठेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा कंटेंट इस लेवल का है। तो ये बातें हो गई अपने भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है और भूकंप किस तरीके से उत्पन्न होता है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं दो चीजों के बारे में। एक होता है मूल, ठीक है, एक होता है मूल, जिसको हम फोकस बोलते हैं, फोकस, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं पहले, इसको मिटालते हैं, एक चीज देखते हैं क्या था। यानी कि सबसे ज्यादा घातक कौन सी होता है? घातक भूकंप। देखिए घातक भूकंप, घातक भूकंप। तो घातक भूकंप किस तरीके से आता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कल मैंने जो प्लेट्स का सिद्धांत बताया था, जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत था, उसमें मैंने एक चीज बताई थी। जब क्या होता है, प्लेटें आपस में इस तरीके से आगे पीछे होती हैं, यानी कि जब घर्षण करती हैं, यानी कि मान लेते हैं ये एक प्लेट है और इधर भी एक प्लेट है, ये आगे पीछे को जा रही है, यानी कि आगे एक ये वाली क्या है इधर को, ये वाली इधर को जा रही है, और आपस में रगड़ करके जा रहे हैं इस तरीके से। तो इसको हमने बोला था रूपांतरण। वो रूपांतरण क्या बोलते हैं? हाँ, रूपांतरण, रूपांतरण गति। तो ये रूपांतरण गति करेगी, और रूपांतरण गति करेगी तो ये सबसे ज्यादा घातक होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इसकी फुल डेफिनेशन को, ठीक है। तो रूपांतरण गति, रूपांतरण, रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण गति से, जब रूपांतरण गति होगी तभी क्या होगा? घातक भूकंप आएगा। यानी कि रूपांतरण गति का मतलब क्या हो गया? रूपांतरण गति का मतलब हो गया है दो प्लेटें जब समानांतर चले, दो प्लेट्स
दो प्लेटें जब समानांतर 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 चलें, ठीक है, बात याद रखिएगा। तो जब भी दो प्लेटें समानांतर चलती हैं तो वो क्या होता है, रूपांतरण गति होती है, यानी कि वो घातक भूकंप होता है। सबसे खतरनाक, घातक का मतलब है खतरनाक, घातक का मतलब क्या हुआ, खतरनाक, खतरनाक। सबसे खतरनाक भूकंप कौन सा होता है, तो वो भूकंप सबसे ज्यादा खतरनाक होगा जो प्लेट जब आपस में समानांतर चलने लग जाती हैं, तो उससे जो भूकंप उत्पन्न होता है वो सबसे ज्यादा घातक होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर क्लियर हुई है तुरंत एक लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इतना देख लीजिए, पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए। चलिए ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूल के बारे में, जो मैं बता रहा था। हाँ, तो एक चीज होती है मूल, जिसको हम फोकस बोलते हैं, फोकस। ठीक है, एक मूल हो गया फोकस। एक होता है अधिकेंद्र, जिसको हम बोलते हैं इपी सेंटर, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईपी सेंटर, ईपी सेंटर। अब देखिए मूल क्या होता है, ईपी सेंटर क्या होता है। भूकंप जो होता है जिस स्थान से चलना प्रारंभ करता है उस स्थान को बोलते हैं मूल। और जहां पर जाकर के वो खत्म होता है, यानी कि जहां पर वो हिट करता है, भूकंप जाकर के धरती के धरातल को जहां पर हिट करेगा, वो चीज क्या होती है, अपनी अधिकेंद्र होती है। मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है अपनी, ये जो होती है ये भूप्रपटी है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, भूप्रपटी। ये जो है ये क्या होगी, भूप्रपटी हो गई, भूप्रपटी, ठीक है। ये हो गई, ये जो ये वाली, ये जो आपको देखने को मिल रही है ये क्या है, भूप्रपटी है। अब देखो, जो यहाँ पर मान लेते हैं भूकंप यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, भूकंप यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाकर के इसने हिट कर दिया। यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ये जो होता है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर धरती पर यहाँ पर जाकर के इसने हिट किया। तो यही चीजें क्या है देखो। तो ये जो पॉइंट होता है, ये वाला, ये जो पॉइंट है जहां पर मैंने रेड कलर से किया हुआ है, तो ये जो रेड कलर वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। फोकस यानी कि इसको मूल बोलते हैं, मूल, ठीक है। फोकस यानी कि मूल बोलते हैं। जितना बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, जो सेंटर होता है उसको फोकस बोला, मूल बोला। और जब ये जाकर के हिट करेगी धरती के ऊपर, यानी कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ एंड नीचे से कोई भूकंप की धारा है, यानी कि मैग्मा की कोई भी पावर आती है, एनर्जी आती है, वो आकर के हिट करे आकर, भूकंप की जो तरंगे होती है, पी तरंग आए और हिट करे आकर। तो जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर क्या आएगा, भूकंप की जो झटका लगेगा, वो जो वही जगह है, यानी कि ये वाली जो जगह है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पुरुष खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ये क्या होगा, भूकंप हिट करेगा, तो यहाँ पर इसको महसूस होगा भूकंप, ठीक है। तो ये वाला जो केंद्र होता है जहां पर ये हिट करता है, इसको बोलते हैं ईपी सेंटर, ईपी सेंटर बोलते हैं, ईपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। इतनी बात समझ में आ गई है ना? तो जहां से भूकंप चलना स्टार्ट करेगा, वो चीज होती है अपनी मूल, यानी कि जिसको हम फोकस बोलते हैं। और जहां पर जाकर के हिट करता है उसको हम ईपी सेंटर यानी कि क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख दें, लिख दें भाई, चलिए लिख देते हैं। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए मूल, मूल क्या होगा, भूकंप, भूकंप जिस स्थान से चलना प्रारंभ प्रारंभ करता है, करता है, उसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। भूकंप, भूकंप जिस स्थान
पर जाकर टकराता है, जाकर टकराता है, जाकर टकराता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र यानी कि इपिसेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अधिकेंद्र कहलाता है। तो ये बात हो गई। तो मूल क्या हुआ, भूकंप जिस स्थान से स्टार्ट हुआ और जहां पर जाकर के पहली बार पहुंचती है, यानी कि ये जो यहाँ से चलना स्टार्ट होगी और सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी, यानी कि कोई भी तरंग जब फोकस से स्टार्ट होकर के सबसे पहले जहां पहुंचती है उसी को इपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र बोल दिया जाता है। दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार, मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक है, आप एक बार देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया ना? आगे देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं भूकंपी तरंगों के बारे में। जो भूकंपी तरंगे होती हैं, भूकंपी भूकंपी तरंगे, तो भूकंपी तरंगों के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने जब उस दिन पढ़ाया था आपको धरती के धरातल के बारे में, यानी कि वो धरती के जो अंदर के पार्ट होते हैं उनके बारे में जब पढ़ाया था, तो मैंने भूकंप की जो तरंगे होती है उनके बारे में भी बताया था। यानी कि तरंगे मैंने बताई थी कि 3 तरह की होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भूकंपी तरंगे, भूकंपी भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती 3 प्रकार की होती हैं। तो भूकंपी तरंगे जो होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब ये जो 3 प्रकार की भूकंपी तरंगे होती हैं, 3 प्रकार की, ठीक है? कौन-कौन सी होती हैं मैंने उस दिन बताया था आपको। 1 नंबर पी वेव, क्या बोलते हैं? पी वेव। सेकंड एस वेव और नंबर थर्ड इज एल वेव। तो इन तीनों तरंगों के बारे में मैंने बताया था कि पी तरंग होती है, एक होती है एस तरंग और एक होती है एल तरंग। तो इन तीनों के बारे में मैंने उस दिन बताया था। अब आज जाकर के डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं। एंड आज के बाद आपको कंफ्यूजन कभी होगा नहीं कि आखिर पी तरंग कौन सी होती है, एस तरंग कौन सी होती है और एल तरंग कौन सी होती है। तो स्टार्ट करते हैं पी तरंग से ना, स्टार्ट करें। ओके, तो देखो, 1 सेकेंड। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पर इसके। ठीक है, देखिए, तो हमने बताया था पहले पी वेव के बारे में। पी वेव, पी वेव यानी कि पी तरंगे क्या होती हैं? पी तरंगे। तो पी तरंगों की बात करते हैं। देखिए, अब पी तरंग क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था कि पी तरंग क्या होती है, सबसे फास्ट होती है। अपने यहाँ मान लेते हैं 3 लोगों का कोई ग्रुप है, वैसे ही 3 लोगों की मतलब ग्रुप का बात हो गया तो 3 क्या हो गए? तरंगे हो गई। अपने उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं 3 लोगों का एक झुंड होता है, मतलब झुंड क्या बोलेंगे? समूह बोलेंगे एक। मतलब हम लोग मान लेते हैं, आप अगर कॉलेज में होंगे तो आपके हो सकता है जो ग्रुप होता है उसमें 10 लोग हों, 8 लोग हों। बट अगर 3 लोगों के ग्रुप की बात करते हैं, तो इन 3 लोगों में क्या होगा? एक मान लेते हैं ये चंगू है, ये मंगू हो गया, ये गोलू मोलू हो गया। तो ये 3 लोग जो होते हैं, इन तीनों लोगों में क्या होगा? समानताएं होंगी, जाहिर सी बात है। तभी तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मतलब फ्रेंड हुए हैं। अगर फ्रेंडशिप करनी है तो क्या होना चाहिए? जो विचार होते हैं, जो अपने थॉट्स होते हैं, वो आपस में मिलने चाहिए। ऐसे ही इन तीनों के जो विचार होते हैं, वो तीनों के एक ही है। तीनों के विचार क्या है कि धरती पर चलना है और धरती को हिला करके फेंक देना है, तहस नहस कर देना है, जितना विनाश कर पाना है उतना विनाश कर देना है। तो इन तीनों का मोटिव क्या रहता है? इन तीनों लेयर्स का मोटिव क्या रहता है? बर्बाद करना। ठीक है, ये लिखना नहीं आपको नोट्स में, बर्बाद करना। बस आपको समझने के लिए है कि ये जो चीजें होती है बर्बाद करने के लिए होती है तीनों। ऐसे ही ये पूरा ग्रुप है। इस ग्रुप में क्या है, ये मान लेते हैं तीनों लोग क्या है, बहुत ही बेकार किस्म के आदमी हैं।
और तीनों ही क्या करते हैं, हमेशा बदमाशी करते हैं। बट इन तीनों में कुछ ऐसे भी होंगे, एक क्या होगा, बहुत ज्यादा फुर्तीला होगा। ठीक है, क्या होगा, फुर्तीला होगा। फुर्तीला सा मतलब हो गया कि वो कोई भी काम होगा, कोई भी अगर कांड होता है उसमें सबसे पहले पहुंच जाता है। मान लेते हैं लड़ाई हो रही है चार लोगों की और मारना है, तो सबसे पहले मारने वाला जो पहुंचेगा, मान लेते हैं इसका नाम है क्या, पी, इसका नाम यस, और इसका नाम है एल। अब ये क्या हुआ कि जब पी सबसे पहले जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज्यादा फास्ट बनता है ना, जो मतलब अपने आप को बहुत वीर बताता है कि भाई हम बहुत ज्यादा वीर हैं, तो वो जब भी कहीं पर कांड होता है जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो आपके साथ नहीं मिलेगा। ये जो पी है, क्या करेगा, बहुत जल्दी पहुंचेगा। कहीं पर कांड हुआ उस फील्ड पर बहुत जल्दी पहुंचेगा कौन, पी। लेकिन इसका कोई काम नहीं है, पहुंच तो बहुत जल्दी जाता है, बट जब सामने वाली पार्टी को देखता है कि भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो ये साइड हो जाता है। उसी तरीके से जो पी वेव होती है, सबसे पहले पहुंच जाती है, बट ये ज्यादा नुकसान नहीं करती है, यानी कि ये डर जाती है और फिर साइड जाएगी तो बहुत फास्ट फास्ट, लेकिन वहां पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसके बाद यस भैया जाते हैं। यस भैया थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, तो ढीले पड़ने के कारण क्या होता है, जाते हैं, तब तक क्या होता है, वहां मामला थोड़ा शांत पड़ गया होता है। तो ये जाते हैं, एक दो को झापड़ा लगा दिए और हिलाकर फेंक दिया उसको, भाई रोला। तो उसने रोला दिखा दिया किसने, यस ने। अब यस वाला जो रोला दिखा रहा है, तो अब लोग देख रहे हैं कि भाई रोला तो है इसके पास। उसी तरीके से जो यस होती है, यस वेव क्या करती है, धीरे धीरे जाती है, इसके पीछे, पी के पीछे पीछे जाती है यस वेव। अब पी ने तो कुछ किया नहीं, आया झटका दिया और चला गया। यश क्या करता है, धीरे से आता है और बिल्डिंग को थोड़ा ऐसे 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 हिला करके फेंक देता है। तो यश हो गया। लास्ट में आता है सबसे ज्यादा ढीला इंसान, यल। तो यल तरंग जब आती है सबसे लास्ट में, यल का मतलब होता है लब। ये जो यल वेव है, यानी कि इसका होता है लब। मान लेते हैं लब तरंग। लब यानी कि प्यार। जब कोई इंसान प्यार करता है तो वो ढीला पड़ जाता है। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि ये जो बंदा है, ये यल, ये क्या कर रहा है, एक लड़की के प्यार में पड़ा हुआ है। तो ये बहुत धीरे धीरे उसको फोन किया कि हाँ बाबू मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसने बोला कि हाँ ठीक है जाओ, और नाक मत कटवाना मेरी, जा करके तोड़ देना एक दो को। ये जाता है धीरे धीरे धीरे, किसका पीछे करते हुए, इसका पीछा करते हुए। अब पीछा क्या करेगी, जब ये दोनों जहां मिल जाते हैं, तो वहीं पर क्या होता है, यल भी पहुंच जाता है। अब यल पहुंचा वहां पर, जाकर के दो चार को रवेड़ दिया वहीं पर। अब जब लवेड़ दिया वहां पर एक दो को, तो वहां पर क्या हुआ, इसका रोला एक नंबर, यानी कि इसने विनाश मचा दिया वहां पर, तबाही मचा दी। एक दो खूना खच्चड़, यानी कि एक दो की खोपड़ी फोड़ दी इसने। तो यहाँ पर सबसे ताकतवर कौन हुआ, यल। क्यों, क्योंकि इसके पास प्यार की पावर थी। तो यल सबसे ज्यादा ताकतवर। उससे ज्यादा कम थोड़ा ताकतवर कौन है, यस। और सबसे कमजोर कौन पड़ रहा है, जो सबसे फुर्तीला है। तो सबसे ज्यादा जो फुर्तीला होता है वो क्या होता है, पी। और पी ही सबसे ज्यादा कम नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ पर कंसेप्ट पर बात कर लेते हैं, इसको हम इरेज करे दे रहे हैं। अब देखिए पी वेव के बारे में बात कर लेते हैं, बारे में। देखिए जो पी वेव होती है, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। और इस टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, इस टॉपिक से क्या बनते हैं, जो तरंगे होती हैं उनसे क्या बनता है, चीजें बनती हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना है। जो पी वेव होती है, वो क्या करती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। करती कुछ नहीं, इसका जो जो पी वेव होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। पहली चीज हो गई। अभी और ज्यादा डीप में समझेंगे इसको, तो अनुदैर्ध्य होता है, एक पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, ध्वनि के समान होती है तरंगे। ध्वनि के, ध्वनि ध्वनि तरंगों के समान। ध्वनि तरंगों के समान। अब देखो, अब ये दूसरा पॉइंट हो गया, ध्वनि तरंगों के समान। अब देखो जो अपनी पी वेव होती है वो ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ, तो ये क्या करती है, एक लाइन में चलती है। जो पी तरंग होती है वो एक लाइन में चलती है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरीके से चलती है। ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो ध्वनि होती है, तरंगे होती है, उनके हिसाब से चलती है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तरंग चलती है।
अब एक चीज आप समझिए, इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। कहीं पर भंडारा चल रहा हो, ठीक है, आप अगर कहीं बाहर रूम लेकर के रह रहे हैं, तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो भंडारा होता है, कि मतलब खाना नहीं बनाना पड़ेगा, आज का तो काम हो गया। तो जो बच्चे बाहर रहते हैं, तो वहां पर एक बहुत ज्यादा लंबी क्या होती है, लाइन लग जाती है। मान लेते हैं लाइन लगी हुई है भंडारे के लिए। अब मान लेते हैं ये पीछे वाला जो बंदा है, खुरापाती है, इसने क्या किया, हल्का सा प्रेशर दिया, धक्का दिया आगे की तरफ। तो क्या होगा, इतना ज्यादा दबाव बन जाएगा, इतनी फास्ट हो जाएगी इसकी गति, कि ये आगे वाला जो बंदा होगा धाम से आगे गिरेगा। जब यहाँ से इसने धक्का मारा, तो इसका प्रेशर इसके ऊपर, इसका प्रेशर इसके ऊपर, और लास्ट तक जाते हुए इन सभी का प्रेशर इस बंदे के ऊपर, और ये गिरेगा जाकर उधर। भाई होता, अब जब प्रेशर इतनी फास्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी है, तो और सीधी भी चल रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि पी तरंगे बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती हैं। तो ध्वनि तरंगों के समान चलती है, ठीक है। यहाँ पर इसको भी थोड़ा इरेज कर देते हैं, ताकि चीजें बनी रहे। ठीक है, तो समझ में आया कि पी तरंगे किस तरीके से चलती है। तो एक के बाद एक के बाद एक चलती है, जैसे कि आपने लाइन लगा रखी हो, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे हो गई। दूसरा होते हैं ध्वनि तरंगों के समान होती है। नंबर थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, संपीड़न। संपीड़न गति होती है। संपीड़न, संपीड़न, वो संपीड़ात्मक, संपीड़नात्मक तरंगे। और ये संपीड़नात्मक जो तरंगे होती हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, इनकी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पर, इनकी वजह से यहाँ पर जो गति होती है, यानी कि जो इसी कारण इसी कारण गति भी तीव्र होती है। गति भी तीव्र होती, देखिए। तो क्या हुआ, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ध्वनि तरंगों के समान होती है, संपीड़नात्मक तरंगे होती है, इसी कारण इनकी गति भी तीव्र होती है। अब गति की बात करते हैं, तो गति होती कितनी है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो ये गति जो है, गति दिख रहा है ना, तो गति, तो गति जो इसकी होती है वो कितनी होती है गति, तो गति इसकी होती है 6 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। तो याद रखिएगा, तो जो पी तरंगे चलती हैं, जो इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही थी पी तरंगे, तो वो किस स्पीड से जा रही थी, तो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही थी। गॉट इट ना, ठीक है ना। तो इतना समझ गए, इसकी गति भी समझ गए। अब आगे की बात करते हैं। और ये जो होती हैं पी वेव, सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले, सबसे पहले पहुंचती, सबसे पहले पहुंचती हैं। तो पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती, मैं अभी आपको जब कंसेप्ट क्लियर कर रहा था पी वेव, एस वेव और एल वेव के बारे में, तो आपको बताया था कि पी वेव सबसे पहले पहुंच जाती है। और जब सबसे पहले पहुंचती है, मान लेते हैं हमारे स्कूल में कोई टॉप करता है, तो टॉप करने वाले को हम क्या बोलते हैं, ये प्रथम आया है। प्रथम आने का मतलब वो प्राथमिक है, और ये सबसे पहले पहुंच रही है। और सबसे पहले पहुंचने के कारण ही क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक, दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, प्राथमिक तरंगे बोलते हैं इसको, प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ओके ना। तो पी वेव के बारे में इतना हो गया। पी वेवें अनुदैर्घ्य होती हैं, ध्वनि तरंगों के समान होती है। संपीड़न गति होती है, इस कारण क्या होता है, गति इनकी तीव्र हो जाती है। गति कितनी तीव्र होती है, तो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। सबसे पहले पहुंच जाती है, और इसीलिए जब सबसे पहले पहुंचती है, तो इनको हम बोल देते हैं प्राथमिक। प्राथमिक तरंगे यानी कि प्राइमरी तरंगे, प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी का मतलब पी, तो पी वेव की अगर बात करते हैं फुल फॉर्म की, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, पी फॉर होता है प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। पी फॉर प्राइमरी होता है, ठीक है। और कुछ बचा इसमें, नहीं बचा। अब आगे देख ले, एक बार देखिए यहाँ पर, देख लीजिए, चलिए देखिए, गोटे ना, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे अब बात करते हैं यस वेव के बारे में। तो यहाँ पर बात लिख लेते हैं यस वेव, यस वेव।
तो ये यस वेव जो होता है, दिख रहा है ना विजुअल, ठीक है। यस का मतलब हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। तो जो यस वेव होता है ये सेकेंडरी होती है, यस फॉर सेकेंडरी, यस सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक। अब देखो यस तरंगे जो होती हैं ये क्या होती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचने वाली, यानी कि पी के बाद वो सबसे पहले, सॉरी, पी के बाद में पहुंचने वाली दूसरी तरंग, पी के बाद पहुंचती है, पहुंचती है, क्या होता है, पी के बाद पहुंचती है। जो अपनी यस तरंगे होती हैं पी पहुंच जाती है, सबसे पहले मैंने बताया कि पी वाला जो बंदा था वो सबसे पहले पहुंचा, उसने मतलब जाकर के एक झटका दिया और गायब। यस तरंग उसके पीछे पीछे जा रही थी, कदम क्या कर रही थी, पॉइंट बाय पॉइंट उसके पीछे चल रही थी, तो पी तरंग जो होती है उसके बाद में पहुंच जाती है। इतना बताया था मैंने आपको। अब देखो आगे देखते हैं, तो पी तरंग, और हाँ एक चीज रह गई, देखिए, अब ये पी वेव है, तो पी वेव के बारे में एक चीज रह गई है जिसको नोट करेंगे। उस दिन मैंने बताया था अपनी क्लासेस में कि ये जो तरंग जो पी वेव होती है ये किस में चलती है, सॉलिड, सॉलिड में भी चलेंगी, लिक्विड में भी चलेंगी, लिक्विड में भी चलती हैं, उसी के साथ में गैस में भी चलती हैं। तो ये जो एक ऐसी तरंग है, कौन सी, पी वेव, ये तीनों में चलती है, सॉलिड में भी चलती है, लिक्विड में भी चलती है, गैस में भी चलती है, ठीक है। ये पॉइंट छूट गया था, आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं अब। हाँ, तो ये पी क्या हो गया, ये जो पी तरंगे होती हैं यानी कि, हाँ, पी पी के बाद में पहुंचती हैं ये तरंगे, और इसके बाद में ये प्रकाश की, वो हमने बताया था कौन सी पी तरंगे जो थी वो किसकी भांति थी, तो वो ध्वनि की तरह थी। लेकिन ये जो यस वेव होती है ध्वनि की तरह नहीं होती, ये प्रकाश की तरह होती है। ये क्या होती है, प्रकाश तरंगों की तरह, प्रकाश तरंगों के समान, प्रकाश तरंगों के समान। आप लोग साथ में नोट्स तैयार कर रहे हैं कि नहीं ये बताइए। अगर आप लोग क्लास में आते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को एक नोटबुक रखनी चाहिए अपने साथ में। पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो आप लोग एक बुक को अपने साथ में रखें, ठीक है, और उसी के साथ एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए। देखिए, अब इसका रीजन होता है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। देखिए, जब भी आप अगर किसी भी क्लास को एक मूवी की तरह देख रहे हैं, आप लेट गए हैं आराम से, बिस्तर बिछा लिया आपने और लेट गए हैं, और सामने आपके फोन है, इस तरीके से आपने ऐसे फोन लिया और इस तरीके से मूवी की तरह आप अगर देख रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं निकल रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सो जाएंगे। मैं जब पढ़ाई कर रहा था मेरे साथ भी यही था। मतलब मैं जब भी पढ़ने बैठूं तो एक टेबल पर बैठ जाऊं, एक किताब होनी चाहिए, एक हाथ में पेन होना चाहिए। क्योंकि देखो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं हम लोग, तो हमारा माइंड को चाहिए क्या कि मतलब एक्टिव रहे हमेशा। और एक्टिव रहने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे हाथ पैर चलते रहने चाहिए, हमारी जो आईज है वो इधर उधर होती रहनी चाहिए, और मेरा फोकस जो है बहुत ज्यादा बना हुआ होना चाहिए क्लास के अंदर। बट क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इसको मूवी की तरह देखने लग जाते हैं। अब बच्चे जब मूवी की तरह इसको देखते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि बच्चों का लॉस हो जाता है, यानी कि बच्चे इस चारपाई पर लेट जाते हैं और क्लास को स्टार्ट कर दिया। थोड़े टाइम बाद उनको नींद आ जाती है, एंड वो फोन तो नीचे गिर जाता है और उनकी क्लास चलती रह जाती है, उनको लगता है भाई हमने बहुत बड़ा मतलब क्या किया, महान काम कर लिया। तो ऐसा नहीं होता, पढ़ाई करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, चेयर पर बैठना चाहिए। अब देखो, कॉपी पर नोट्स साथ में बनाने का क्या है, आपने देखा होगा काफी टीचर्स बोलते हैं कि हम आपको नोट्स क्या करेंगे, टेलीग्राम पर, चैनल पर, या तो हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट मेरा मानना है कि ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी नोटबुक के ऊपर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमने कुछ लिख रहा है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर कुछ, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे हाथ चल रहे हैं, और जब तक हमारे हाथ चलेंगे, और हमारे हाथ चलने से क्या होगा कि जो हमारी जो, हमने बोला कि माइंड एक्टिवेट रखना है, तो जब हाथ करेंगे, कोई एक्टिविटी करते रहेंगे, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्टिवेट बना रहेगा। बट क्या होता है, अगर हम चारपाई पर लेटकर क्लास लेंगे तो वहां पर हमारा माइंड एक्टिवेट नहीं ले पाता है, एंड हमको नींद आ जाती है और हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती रहती है। इसलिए तो हमारा यही मानना है, अगर आप लोग मतलब मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, एक कॉपी लें, और कॉपी के साथ में पेन होना चाहिए, और साथ में आप नोट्स तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा नोट्स, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बोर्ड की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। बट जो नॉलेज आपको चाहिए वो नॉलेज कहाँ पर मिलेगी, तो वो नॉलेज आपको तभी मिल पाएगी जब आप साथ में नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा चीज बता दी आपको, ठीक है। तो आपको एक नोट्स की कॉपी साथ में रखनी है और लिखते रहना है, और रीजन मैंने बता दिया कि क्यों होता है ऐसा। और बाकी जब बायोलॉजी पढ़ेंगे, माइंड वहाँ पर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तार के साथ में इसमें बात करने वाला हूँ।
तब तक के लिए आगे देखते हैं। तो ये क्या होती है, प्रकाश तरंगों की तरह होती है। कौन सी? यस वेव। अब यस वेव जो हो गई प्रकाश तरंगों की, प्रकाश कैसे चलता है? आपने देखा होगा कि प्रकाश इस तरीके से चलता है। तो ये जो इस तरीके से चल रहा है, इसी तरंग को क्या बोलते हैं? यस वेव। तो यस वेव भी इसी तरीके से चलती है, यूं यूं यूं। तो प्रकाश तरंगों के समान चलती है। ठीक है, हो गया, प्रकाश तरंगों के समान ये चल गई। ठीक है, इनकी जो गति होती है, गति, इनकी गति जो है, गति पी से कम होती है, पी तरंगों से कम, पी तरंगों से कम। अब यार जाहिर सी बात है, अभी अभी मैंने बताया था कि ये पी तरंगों के पीछे पीछे जाती है। अगर इनकी गति पी से ज्यादा होगी या पी के समान होगी, तो जाहिर सी बात है उनके साथ नहीं पहुंच जाएगी। अगर मेरे पास, मैं अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहा हूँ, मेरा दोस्त भी 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहा है, तो हम लोग साथ में पहुंचने चाहिए ना। बट क्या होता है, अगर मेरी स्पीड मान लेते हैं, मैं 1 घंटे में क्या चल रहा हूँ, 500 मीटर चल पा रहा हूँ, मेरा दोस्त 1 किलोमीटर चल जा रहा है अगर ठीक है, 1 घंटे में, तो उसकी गति ज्यादा है हमसे। तो पी की तो ज्यादा होती है, और पी के बाद ये पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि इस वेव की जो गति होगी वो कम होगी। ठीक है, तो गति होती कितनी है इसकी? तो इसकी गति की बात कर लेते हैं, तो गति होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या कहीं कहीं पर आपको 3.5 दिखाई देगा। आप 4 किलोमीटर एक तरीके से मानकर रख सकते हैं कि एवरेज 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड होती है इस वेव की। ठीक है, तो पी के बाद पहुंचती है, प्रकाश तरंगों के समान होती, गति पी तरंगों से कम होती है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। और एक यहाँ पर फैक्ट होगा, सिर्फ किसमें चलेगी? तो सिर्फ मैंने बोला था सॉलिड, यानी कि ठोस में, ठोस यानी कि सॉलिड, सॉलिड में चलती है। ठीक है, अब मैंने उसमें क्या बताया, पी तरंगे क्या होती है, तीनों द्रव, मतलब तीनों माध्यम में चल सकती है। द्रव होगा तब भी चलेगा, गैस होगी तब भी चलेगा, और ठोस होगा तब भी चलेगा। बट ये जो यस वेव होती है वो किस में चलती है? सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलती है, यानी कि ठोस यानी कि सॉलिड में देखने को मिलती है हमको। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं एल वेव। एक बार इसको देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई एप्लीकेशन तो है नहीं कि वहां पर स्क्रीनशॉट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो यूट्यूब है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय तरंग बोलते हैं, द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग का मतलब हो गया कि दूसरे नंबर पर पहुंचेगा, सेकेंडरी होगा, वही क्या होगा, द्वितीय तरंग हो जाएगी। तो दूसरे नंबर पहुंचता है तो द्वितीय होता है। ठीक है, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लब तरंग के बारे में। लब वेव क्या होती है? देखिए, यल वेव, यल वेव। अब देखिए, जो यल वेव होती है अपनी, मैंने बताया था सबसे खतरनाक, जो अगर तरंग की बात करें तो सबसे खतरनाक कौन सी होती है? तो अपनी यल वेव होती है। ठीक है, यल वेव को क्या बोलते हैं? इसको जो प्रेजेंट किया था, इसको प्रेजेंट करने वाले कौन थे? तो प्रेजेंट जिन्होंने किया उनका नाम था एच डी लब, एच डी लब। तो जो एच डी लब थे, उनके नाम पर ही क्या हुआ, इस तरंग का नाम लब रख दिया। उन्होंने ही इसकी खोज करी थी। ठीक है, तो प्रेजेंट करा, इसकी खोज करी, जो इन्होंने फाउंड किया था वो एच डी लब थे। तो एच डी लब हुआ, एल फॉर लब, एल फॉर लब, याद रखिएगा, एल फॉर लब। ओके ना? अब देखिए, यल तरंग जो होती है सबसे खतरनाक होती है, मैंने यहाँ पर बताया था, सबसे खतरनाक, खतरनाक। अब देखो, सबसे खतरनाक का मतलब है, अब देखो, ये जो एल वेव होती है सबसे खतरनाक है। खतरनाक किस लिए है? आखिर ऐसा इसके पास क्या होता है जो खतरनाक हो जाती है? तो इसका क्या है कि ये बहुत धीरे धीरे आती है, इसकी गति जो होती है बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब पी भी आ जाएगा, उसके बाद एस तरंग भी आ जाती है, उसके बाद में वहीं पर जाकर के ये वाली तरंग आती है जिसका नाम है यल तरंग। ठीक है, तो जिस कारण अगर कोई चीज धीरे धीरे आती है, तो वो क्या करेगी, ज्यादा देर तक वहां पर रहेगी। एक मतलब फिगर से समझाते हैं, मान लेते हैं क्या है,
ये मान लेते हैं ये क्या है, अपनी पृथ्वी का क्रस्ट है, मतलब वो इसको धरातल बोलेंगे, यानी कि जहाँ पर धरती की जो ऊपरी सीमा है। तो धरातल हो गया ये, धरातल, ठीक है, ये धरातल हो गया। यानी कि जो अर्थ का सरफेस, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है, इंग्लिश वाले समझ लेना, अर्थ सरफेस होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये जो पट्टी है, ये मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं इसको क्या बोलेंगे, अर्थ की सरफेस बोलेंगे, यानी कि हम लोग सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो ये अर्थ सरफेस हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखिए, बहुत मजेदार चीज है, यहाँ से भूकंप क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, भूकंप स्टार्ट होकर के यहाँ पर जाकर के इसने ठोकर मारी, यानी कि यहाँ पर पहली बार टक्कर करी, यहाँ पर कौन सी तरंग पहुंचेगी, तो सबसे पहले जो तरंग पहुंचेगी उसका नाम था पी, सबसे पहले पी पहुंची, इसके बाद में यस पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जो यल तरंग होती है वो यहाँ से नहीं आती है, यल तरंग नीचे से नहीं आती, नीचे के ऊपर की तरफ नहीं आती है, ये क्या करती है, इसके संगम से बनती है, यानी कि इनकी जो अंतर क्रिया होती है इन दोनों की, पी और एस की, मान लेते हैं यहाँ पर पी आया, यस आया, उसके बाद जो यल तरंग होती है वो इस तरीके से इधर चलेगी, यल तरंग इधर जाएगी, इधर जाएगी, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है आप लोगों के लिए, यस तरंग और पी तरंग नीचे से जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो यल तरंग होती है वो इस तरीके से यहाँ पर, मतलब सरफेस पर दौड़ेगा, पी तरंग क्या सरफेस सरफेस पर दौड़ रही है, नहीं, यस तरंग क्या सरफेस पर है, नहीं है, वो सिर्फ जाकर के ठोकर मारती है, कहाँ पर, जो अपना ये जो भाग होता है, यानी कि अर्थ की सरफेस के ऊपर। बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो यल तरंग होती है वो इधर साइड जाएगी और इधर साइड भी जाएगी, यानी कि जो पी तरंग और एस तरंग के बाद में जो होता है, यल तरंग क्या होता है, इनके संगम से मिलती है, यानी कि ये जब दोनों क्या करती है, सरफेस पर दौड़ने लग जाएंगी, तो वो यल तरंग होती है। यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति, उत्पत्ति, इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो किस तरीके से होती है, पी होगा, देखो पी तरंग हो गई, तथा यस तरंग, पी तथा यस तरंग के धरातल के साथ, के धरातल के साथ, धरातल के साथ, धरातल के साथ, धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य, अन्योन्य क्रिया, ठीक है, अन्योन्य क्रिया से होती है, अन्योन्य क्रिया से होती है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने बता दिया कि जब पी वेव होती है और यस वेव, ये जो पी वेव हो गई और यस वेव हो गई, ये दोनों क्या करती है, धरातल पर मतलब टक्कर मारती है, यहाँ पर धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया, यानी कि जब यहाँ पर आकर के मिल जाती है दोनों, उसके बाद ये इधर को जाएंगी और ये इधर को जाने लगती है। अब देखो, जब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ठोकर मार रही थी, तो क्या हुआ, कंपन स्टार्ट हुआ, कंपन में क्या हुआ कि चीजें ज्यादा मतलब टूटी नहीं ना फूटी, मतलब सिर्फ क्या हुआ, हमको थोड़ा झटका महसूस हुआ। बट जब यल वेव यहाँ पर आ जाती है, तो यल वेव क्या करती है, एक जगह पर बहुत ज्यादा देर तक रहती है, क्योंकि ये धरातल पर आ चुकी है, तो धरातल पर आने के कारण ये बहुत देर तक रहती है, और ये क्या करती है, ऊपर नीचे हिला डुला करके बिल्डिंग को नीचे गिरा देती है। तो सबसे खतरनाक वेव कौन सी होती है, यल, यल वेव के आने से क्या होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती है और बहुत ज्यादा विनाश हो जाता है अपना, ठीक है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं और बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती है। इसलिए क्या होता है कि मतलब जापान वगैरह में क्या होता है, भूकंप रोधी क्या है, घर बनाए जाते हैं, वहां पर भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं भी। तो ये हो गया यल वेव के बारे में, ठीक है। तो इनकी जो गति होती कितनी होती है, गति, तो इनकी जो गति होती है 2 से 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो इनकी गति 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की होती है, ठीक है ना, क्लियर। तो यल वेव 2 से 3 किलोमीटर होती है, प्रेजेंट करा था एच डी लब ने, याद रखिएगा ये यल वेव जो थी किसने, किसके नाम पर रखी गई है, तो एच डी लब साहब थे, उनके नाम पर क्या हुआ है, इस यल वेव का नाम रखा गया है, एच डी लब। चलिए एक बार नजर डाल लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए, आगे बढ़े, बढ़े आगे, एक बार दिल फेंक कर मार दो कमेंट में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, दिल फेंक कर मारो भाई, दिल लगना चाहिए हमारे दिल के ऊपर। चलिए आगे बढ़े।
बढ़े आगे? बताइए बताइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज हमने पढ़ाई थी उस दिन आपको, जिसके बारे में बताया था, छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र क्या होता है? छाया क्षेत्र वो चीज होती है जहां पर भूकंप की जो तरंगे होती नहीं पहुंच पाती, यानी कि भूकंप की तरंगे जहां पर नहीं जाएंगी, उस स्थान को हम छाया क्षेत्र बोलते हैं। छाया यानी कि छाया मिल रही है उसको, किसकी? जहां पर भूकंप नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। तो भूकंप की तरंगे जिस स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं, भूकंप की तरंगे जिस स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? उस जिस स्थान पर नहीं पहुंचती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं छाया क्षेत्र। अब मैंने बताया था आपको छाया क्षेत्र के बारे में, तो वहां पर पी तरंग के बारे में बताया था, एस तरंग के बारे में बताया था। यानी कि जो पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है, पी तरंग हो गया। और एक होता है एस तरंग। तो एस तरंग के बारे में बताया था मैंने, एस तरंग। तो एस तरंग का छाया क्षेत्र, इन दोनों के छाया क्षेत्र के बारे में मैंने बताया था। तो देखो, जो पी तरंग होता है, देखो यहाँ पर बात करते हैं पी तरंग की। तो जो पी तरंग है, तो पी तरंग को देखने मतलब पी, अगर आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से था। मैंने बोला था कि जब यहाँ से पी तरंगे निकलती हैं, यानी कि ये तरंगे कहाँ तक जाएंगी? अगर बात करते हैं, इस यहाँ पर एक डिग्री होता है 105। देखिए, ये जो डिग्री होती है यहाँ पर, सॉरी, देखिए ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। अगर इसको हम थोड़ा सा मोड़ देंगे, इधर को देखिए, इधर को मोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। अगर इसको थोड़ा और मोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 145 डिग्री। सेम इधर भी होगा। इधर भी अगर है 105 और 145, तो इधर भी 100, ये 90 हो गया, तो 105 इधर आ जाएगा और 145 इधर भी आ जाएगा। ये समझने के लिए सिर्फ। तो 105 डिग्री यहाँ पर, 105 और 145 डिग्री, तो 105 डिग्री, 145 डिग्री, और यहाँ पर भी 105, 145। देखिए पी तरंगे जो होती है, आपको पता है कि तीनों माध्यम में चल पाती हैं। तो पी तरंगे तो कहाँ तक आ जाएंगी? तो वो इधर से आएंगी और ये 145 तक चली जाएंगी। पी तरंगे जहाँ कहाँ तक पहुंचेंगी? 145 तक। और इधर से पी तरंगे आएंगी, वो भी कहाँ जाएंगी? 145। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ इस वाले क्षेत्र में पी तरंगे तो एंट्री मार नहीं पा रही हैं। तो पी तरंगों का जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है? तो पी तरंगों की अगर बात करते हैं, तो 105 से 145, 105 से 145, ठीक है, 145। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र का जो डिग्री होती है, यानी कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी कि ये वाला क्षेत्र, यहाँ से, ये यहाँ से 105 से होगा, तो 105 से लेकर 145 के बीच का जो भी भाग होगा, वो अपनी पी तरंग में आएगा। यस तरंग की बात करते हैं, तो यस तरंग क्या होता है? यस तरंग होती है 105 से 105, 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच का क्षेत्र जो होता है, उसको बोलते हैं हम यस तरंग। इतना क्लियर हुआ? तो पी तरंग 105 से 145, और एस तरंग जो होती है 105 से लेकर के 105 तक चलती है, यानी कि यहाँ से लेकर के 105 से, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र किसमें? यस तरंगे यहाँ पहुंचती नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था, जो आउटर कोर होता है, आउटर कोर कैसा होता है? आउटर कोर में क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, और लिक्विड में यस तरंगे चल नहीं पाती, और यस तरंगे जब लिक्विड में चलेंगी नहीं, तो जाहिर सी बात है वो नीचे नहीं जा पाएंगी। है ना? क्लियर हुआ? ठीक है, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। और ये जो अपना ये वाला क्षेत्र है, ये है, इसको हम आगे लगा देते हैं यहाँ पर। तो इतना समझ में आया आपको? तो पी तरंग भी समझ में आ गई। छाया क्षेत्र भी, छाया क्षेत्र क्या होता है? जहां पर भूकंप ना पहुंच पाए उस क्षेत्र को हम छाया क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि जहां पर छाया मिल जाए किसकी, जहां पर भूकंप ना पहुंचे, वो छाया क्षेत्र हो जाएगा। तो छाया क्षेत्र, भूकंप की तरंगे जिस स्थान तक नहीं पहुंच पाती है उसको छाया क्षेत्र बोलते हैं। यस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है 105 से 145, और यस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिल फैक्टर मारो तुरंत तुरंत। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं फिर। वैसे तो आपको नोट्स बनाने के साथ में मैंने बताया था। आगे देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भूकंप मापने के जो पैमाने होते हैं। भूकंप भूकंप मापने के पैमाने के भूकंप मापने के पैमाने क्या क्या होते हैं? देखिए, पहले तो एक बात कर लेते हैं ऊपर। यहाँ पर एक इफेक्ट लिखते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। ब्लैक से लिख देते हैं। तो स्टडी ऑफ अर्थ क्यूब, स्टडी ऑफ, दिख रहा है ना आपको क्लियर? चलिए वहां से हटा देते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टडी ऑफ अर्थ क्यूब, स्टडी ऑफ अर्थ क्यूब, स्टडी ऑफ अर्थ क्यूब यानी कि भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन। तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया ही नहीं, आपको पता कहाँ से चलेगा? तो भूकंप का जो अध्ययन होता है इसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, हिंदी में भी लिख देते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। तो सिस्मोलॉजी बोलते हैं किसको? जो भूकंप का अध्ययन होता है। एक फैक्ट कॉपी पर अभी नोट कर लीजिए कि जो स्टडी ऑफ अर्थ क्यूब होता है, भूकंप का जो अध्ययन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है। एक चीज क्या होती है? जब भूकंप वो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी है, तो यहाँ से एक चीज निकली है, जो भूकंप का जो मापने के यंत्र होते हैं, यानी कि भूकंप मापी यंत्र। भूकंप मापी यंत्र, जो भूकंप मापी यंत्र होगा, इसको क्या बोलेंगे? तो इसी के नाम से निकाल लेते हैं, सिस्मोलॉजी है। सिस्मोलॉजी के नाम से ही हमने क्या किया, यहाँ से निकाल लिया। इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, हिंदी में भी लिख देते हैं सिस्मोग्राफ। अब देखिए, दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है। तो इसको जब स्टोरी या भूकंप का जो अध्ययन हुआ, सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी यानी कि जहां पर आपको सिस्मो देखने को मिल जाए, आप समझ जाइएगा कि वो टर्म जो है वो भूकंप से रिलेटेड होगा। तो इसको जो मापने का जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इसको मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो ये चीज आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है बॉक्स के अंदर एक। फिर आगे देखते हैं, इन दोनों चीजों को नोट करिए फटाफट। अभी सिस्मोग्राफ को और ज्यादा डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं सिस्मोग्राफ की। सिस्मोग्राफ, तो ये सिस्मोग्राफ जो होता है, सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ को अगर बांटते हैं तो इसको हम तीन तरीके से बांट सकते हैं, मतलब ये तीन तरीके का हो सकता है। एक कौन सा होगा? एक होता है इसको रिएक्टर। आप लोगों ने सुना होगा कि रिएक्टर स्केल के ऊपर हमने भूकंप को मापा है, आपने न्यूज में देखा होगा। तो एक होता है रिएक्टर, क्या बोलते हैं? रिक्टर, 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 रिक्टर या रिएक्टर, रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल क्या होता है? दूसरा होता है मार्केली, एक मार्केली, एक होता है मार्केली पैमाना, यानी कि स्केल। तो मार्केली स्केल हो जाता है। और नंबर थर्ड पर बात करते हैं, एक आता है राशि। क्या बोलते हैं इसको? राशि फेरल, राशि फेरल। ठीक है। तो ये तीन। तो सिस्मोग्राफ जो होता है इसको तीन तरीके से मापा जाता है। एक रिएक्टर स्केल होता है, दूसरा मार्केली पैमाना होता है यानी कि मार्केली स्केल होता है, और एक होता है राशि फेरल। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो कौन सा होता है? रिएक्टर स्केल। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो रिएक्टर स्केल होता है, ये अपना, ये जो रिएक्टर स्केल है इसके बारे में देखते हैं। तो रिएक्टर स्केल पर क्या होता है? जो अंक छपे होते हैं, अंक आपने देखे होंगे, उसके ऊपर अंक होते हैं, अंक। तो अंक कितने होते हैं? तो अंक चलते हैं इसके 0 से 9 तक, 0 से 9। तो अंक जो इसमें छपे होते हैं, रिएक्टर जो पैमाना होता है यानी कि एक स्केल की तरह होता है। मान लेते हैं ये पटरी है, तो इस पटरी पर क्या हो रहा है? हाँ, तो इस पटरी पर क्या है? इस तरीके से अंक छपे हुए होते हैं।
तो रिएक्टर स्केल में 0 से 9 तक क्या होते हैं, अंक छपे होते हैं। इसको इरेज करते हैं। हाँ ठीक है। अब ये इतना हो गया। और एक चीज होती है, जब यहाँ पर बात करते हैं एक अंक, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से मान लेते हैं। अगर यहाँ पर भूकंप कुछ है, उसकी जो तीव्रता होगी 1 नंबर पर, उसके बाद जब अगर रिएक्टर स्केल ने 2 दिखाया है, तो इसका मतलब इतने के बीच में जो गैप है, हमको तो दिख रहा है कि 1 नंबर का गैप है, बट जो यहाँ पर अगर भूकंप जो सिस्मोग्राफ पर देखते हैं, तो ये 10 गुना होता है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर भूकंप ने एक बिल्डिंग तोड़ी है, तो वो नंबर 2 पर अगर है तो वो 10 बिल्डिंग तोड़ेगा। ये बात होती है, यानी कि 10 गुना हो जाता है। 10 गुना। यानी कि एक नंबर से हम जब दूसरे नंबर की तरफ जाते हैं, तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 10 गुना बढ़ चुकी होती है। इसको हम उसमें ले लेते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो प्रत्येक संख्या प्रत्येक संख्या अपनी पहली पहली वाली संख्या से पहली वाली संख्या से पहली वाली संख्या से 10 गुना 10 गुना खतरनाक होती है। 10 गुना खतरनाक होती। तो प्रत्येक संख्या अपनी जो पहली वाली संख्या होती है, यानी मान लेते हैं नंबर 1 पर थी, तो नंबर 2 पर गया, नंबर 2 पर जब जाएगा तो वहां पर क्या होगा, जो उसकी पावर होगी वो 10 गुना हो जाएगी, 10 गुना बढ़ करके आ जाएगी। यानी कि प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुना खतरनाक होती है। ये बात आपको याद रखनी है रिएक्टर। तो रिएक्टर स्केल में 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसमें जो अंक होते हैं, अंक कितने होते हैं, 0 से 9 होते हैं। और ये जब अंक में परिवर्तन आता है, यानी कि 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो हर बार में 10 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं 1 नंबर पर थे, 2 पर जाएंगे तो 10 गुना, 2 से जब 3 पर जाएंगे तो 10 गुना, 3 से 4 पर जाएंगे तो 10 गुना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये क्या होता है, परिमाण पर आधारित होता है। जो रिएक्टर स्केल होता है, ये परिमाण पर आधारित पर आधारित परिमाण पर आधारित होता है। ठीक है। तो परिमाण पर आधारित हो गया, अंक हो गए, प्रत्येक संख्या हो गया। अब ये देखो, मार्केली जो पैमाना होता है, मार्केली पैमाने के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। तो मार्केली पैमाना क्या होता है, देखो नुकसान, मान लेते हैं भूकंप आ गया, मार्केली का मतलब हुआ एक बार क्या हुआ, भूकंप आया। भूकंप आने के बाद जब हम क्या करते हैं, जो तीव्रता होती है उसकी बाद में मापते हैं। ये तो परिमाण पर आधारित है। इसने बताया कि हाँ किस तरीके से क्या हुआ, मतलब कितना तीव्रता का था, ये रिएक्टर स्केल ने बता दिया। मार्केली क्या करता है, नुकसान के आधार पर बताता है कि कितना मतलब आया होगा, कितने इंटेंसिटी का जो भूकंप था, यानी कि अर्थ क्यूब जो था कितने इंटेंसिटी का था, आया होगा। यानी कि क्या होता है, इसको बोलते हैं नुकसान के आधार पर, नुकसान नुकसान के नुकसान के आधार पर तीव्रता की गणना, पर तीव्रता की गणना याद रखना है। ठीक है। अब देखो, जो मार्केली पैमाना हुआ, मैंने बताया कि भूकंप एक बार आ जाएगा, भूकंप फिर तबाही मचाता है। उस तबाही को देखते हुए हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि जो उसकी तीव्रता थी वो कितनी होगी। तो ये बाद का प्रोसेस है, यानी कि भूकंप आने के बाद की जो प्रोसेस होती है वो मार्केली पैमाने से मापी जाती है। एंड इसमें अगर जो अंक लिखे होते हैं, अंक अंक की बात करते हैं, तो 0 से लेकर के 12 के बीच में होते हैं, 0 से 12 अंक होते हैं। तो आपको याद रखना है, रिएक्टर स्केल में कितने अंक थे, तो 0 से 9 थे। और अगर बात करते हैं मार्केली पैमाने की, तो 0 से 12 थे। और ये राशि फेरल है, कोई ज्यादा खास नहीं है, पेपर में पूछा भी नहीं जाता है, तो इसको छोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतना देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है। अब जो भूकंप की पेटियां होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो यहाँ पर भूकंप की पेटियां, भूकंप की पेटियां भूकंप की पेटियां, इसको समझाने के लिए थोड़ा हम फिगर ऐड कर लेते हैं, अगर बन जाए तो। यहाँ पर देखते हैं।
ये बोलिए। ठीक। देखिए, तो भूकंप की जो पेटियां होती है, भूकंप की पेटियां, तो भूकंप की जो पेटियां होती है वो तीन तरह की हैं। तीन तरह की भूकंप की पेटियां देखने को मिलती हैं। बात करते हैं एक एक के ऊपर। तो पहली जो भूकंप की पेटी होती है उसको बोलते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। नंबर वन पर जो आती है प्रशांत प्रशांत महासागरीय महासागरीय सागरीय पेटी। तो महासागरीय जो पेटी होती है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप की पेटियों में पहला नंबर पर जो आता है महासागरीय पेटी होती है। देखो, प्रशांत महासागर आप सभी को पता होगा, सबसे जो बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। बट क्या है कि वहां पर जो पेटी है, यानी कि सबसे ज्यादा भूकंप वहीं पर आते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो है कहाँ पर फटते हैं, तो वो भी कहाँ फटते हैं वो प्रशांत महासागर की जो सीमाएं होती है वहां पर फटते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिगर से दिखाई दे रहा हूँ। अब देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपको इस कलर से दिखाते हैं, यहाँ पर ब्लैक। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो रेड लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये जो पूरा है जो प्रशांत महासागरीय बेल्ट है। और ये प्रशांत महासागरीय बेल्ट में क्या हो रहा है, तो ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने ब्लैक से किया है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो जितना में रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड, तो ये पूरी क्या है, प्रशांत महासागरीय बेल्ट होती है। और इस प्रशांत महासागरीय बेल्ट में है, हर जगह पर क्या है कि यहाँ पर भी ये जो है भूकंप आते रहते हैं, यहाँ पर भी भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। जहां जहां पर ये रेड डॉट आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर हर जगह पर क्या होता है, भूकंप आते रहते हैं। अब ये जब चारों तरफ इसके भूकंप आता रहता है, इसको इसीलिए बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो प्रशांत महासागरीय पेटी को हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है, प्रशांत महासागरीय बेल्ट जो होती है उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से क्यों जानते हैं? तो इसलिए जानते हैं क्योंकि उसके हर मतलब चारों तरफ क्या हो रहे हैं, जो बेल्टें हैं आपस में टकरा रही हैं, और आपस में बेल्टों के टकराने के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी फट रहे हैं, और वहां पर भूकंप आ रहा है। क्योंकि मैंने भूकंप का कारण आपको बताया कि वहां पर ज्वालामुखी जहां पर फटेगा वहां पर भूकंप आएगा। और सबसे ज्यादा भूकंप यहाँ पर मतलब वो क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। यानी कि 60 to 90%, 60 to 90% जो होते हैं भूकंप, वो क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी यहीं पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। फायर का मतलब आग। इसको अग्निबले बोलते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो इसको अग्निबले बोलते हैं। अग्निबले, अग्निबले, यानी कि क्या है, आग का गोला है एक तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, हर जगह से फटता रहता है। क्योंकि ये वाली जो प्लेट होती है, मान लेते हैं ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इधर क्या होगा, यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, वो जो कनाडियन और जो संयुक्त राज्य यानी कि जो नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उससे टकरा रहा है। ठीक है, इधर ये जो रूस वाला क्षेत्र है, यानी कि इधर साइड में ये कौन सा है, ये जो क्षेत्र है अपना, इसको यूरेशियन बोलते हैं। यूरेशियन प्लेट जो होती है, तो यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो प्रशांत महासागर है वो आपसी जो उसके चारों तरफ जो प्लेटें हैं उनसे टकराता रहता है। ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी फटने से भूकंप आता है। तो सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं। 90% भूकंप कहाँ देखने को मिलते हैं, रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे पीछे देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं प्रशांत महासागरीय बेल्ट के बारे में। तो प्रशांत महासागरीय बेल्ट जो होती है, ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय बेल्ट जो होता है किससे बनी होती है, ये अभिसरण के कारण, अभिसरण, अभिसरण के कारण होता है। मैंने आपको बताया था अभिसरण क्या होता है। अभिसरण क्या होता है मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, आप पिछली क्लास आप देख लेंगे, और क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है कि अभिसरण क्या होता है। तो बस इतना याद रखना है कि प्रशांत महासागरीय पेटी क्या होता है, वहां पर भूकंप जो आते हैं किस कारण आते हैं, तो अभिसरण के कारण आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। तो एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से मान लेते हैं अमेरिकन प्लेट। तो अमेरिकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट एक तरफ से हो जाएगी, अमेरिकन प्लेट एक तरफ से एशियन प्लेट, एशियन प्लेट। मान लेते हैं जब प्रशांत महासागरीय जो प्लेट होती है उससे अमेरिकन प्लेट टकराती है तब भी भूकंप आते हैं। उससे एशियन प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट टकराती है तब भी भूकंप आते हैं। तो इन दोनों के कारण क्या होता है, यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। रिंग ऑफ फायर यानी कि भूकंप एवं ज्वालामुखी के लिए होता है। ये होता है भूकंप ज्वालामुखी के लिए, भूकंप एवं ज्वाला ज्वालामुखी, भूकंप एवं ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, रिंग ऑफ फायर।
इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। उसी के साथ अगर दूसरी अगर हम प्लेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो प्लेट आने देखने को मिल रही है, हाँ, ये रहा ब्लैक पेन। तो यहाँ पर बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय प्लेट। मध्य महाद्वीपीय प्लेट। मध्य महाद्वीपीय मध्य महाद्वीपीय प्लेट। तो जो मध्य महाद्वीपीय प्लेट है, तो वो कहाँ पर देखने को मिलती है? तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट होती है, मान लेते हैं ये पूरा अपना मैप है। तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट की बात करते हैं, यहाँ से लेकर के स्टार्ट होकर के यहाँ एशिया तक, मतलब पूरे वर्ल्ड में यहाँ इस तरीके से फैली हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महाद्वीपीय पेटी है, दुनिया के सबसे जो महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, पेन बदल लेते हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जो महाद्वीप है उनके बीच से गुजरती है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो महाद्वीप है, महाद्वीपों महत्वपूर्ण महाद्वीपों के मध्य से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अल्प्स। ये जो अल्प्स होता है, यहाँ से लेकर के स्टार्ट होती है, अल्प से लेकर के ये स्टार्ट हुई है इस तरीके से धीरे धीरे, और चलती हुई आती है यहाँ पर हिमालय पेटी से होते हुए। यानी कि जहाँ जहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ये जो प्लेट होती है ये भी अवसरण से बनी हुई है। जो मध्य महाद्वीपीय प्लेट है वो अवसरण से है, क्योंकि ये सबसे बीच से होकर आ रही है, जो मेन महाद्वीप है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका। पेन बदल लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका, कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ये भी एक कॉन्टिनेंट हो गया। इधर बात करते हैं, ये एशिया वाला पार्ट हो गया, एशिया, एशिया हो गया। ये सॉरी, यूरोप यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये वाला यूरोप हो गया, यूरोप वाला पार्ट हो गया, यूरोप वाला पार्ट हुआ। एशिया का पार्ट हो गया, एशिया, एशिया का पार्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो जाएगा इधर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ये बहुत ज्यादा खास होते हैं, तो इनके बीच से जब गुजर जाती है, इसीलिए इसको मध्य बोलते हैं, यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसके एक दो फैक्ट होते हैं, उसको जान लेते हैं। ये जो है गुजरती है, और ये क्या होती है, अभिसरण। ये क्या होती है, अभिसरण, अभिसरण, अभिसरण से ये भी होती है। यानी कि देखो, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो होती है वो भी अभिसरण के कारण बनती है, और जो मध्य महाद्वीपीय प्लेट होती है वो भी अभिसरण के कारण होती है। और यहाँ पर क्या होता है, अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका यूरोप टकराती है। अफ्रीका की प्लेट यूरोप से टकरा जाती है, और उसी के साथ जो इंडिया की प्लेट है, इंडिया इंडिया प्लेट है, वो कहाँ पर टकराती है, तो वो यूरेशिया से, यूरेशिया, यूरेशिया। देखिए जो अफ्रीका कंटिनेंट होता है, अफ्रीका जो अफ्रीकन प्लेट है, वो यूरोप से टकरा जाती है। तो जब यूरोप से टकराएगी तो वहां पर क्या होगा, मध्य महाद्वीप प्लेट बन जाएगी। और जहाँ पर इंडिया होता है, इंडिया जहाँ पर हिमालय है, तो इंडिया जाकर के यूरेशिया से टकरा जाता है, जिससे कि हिमालय बना हुआ है। इसी से क्या हुआ है, हिमालय बना हुआ है। जब इससे हिमालय बना हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है, किसमें आएगा, तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, एक और रह जाता है अपना, जिसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक, अटलांटिक, मध्य अटलांटिक पेटी। अब देखो मध्य अटलांटिक पेटी क्या है, देखो मध्य अटलांटिक जो पेटी है वो किससे बनी है, वो रूपांतर से बनी हुई है, वो अवसरण, ये बनती है अवसरण से, ये बनती है अवसरण से, अवसरण, अवसरण से बनती है। अवसरण में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक चीज ऐड करेंगे। हम्म, ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा कि ये वाली जो प्लेट है, ये सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ से ये, तो ये जो प्लेट है किस तरीके से बन रही है, अवसरण, मैंने अवसरण बताया था
जब दो प्लेटें आपस में इस तरीके से टकराती हैं, जब आपस में दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उसको अपसरण बोलते हैं। जब ये वाला जो पार्ट होता है इधर साइड वाला, ये वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के साथ में क्या कर रहा है, टकरा रहा है, इधर से टकरा रहा है, तो ये वाली पेटी बन जा रही है। इस पेटी को ही बोलते हैं क्या, मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से जानते हैं। इस पेटी को मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से जानते हैं। ये किसके कारण बन रही है, तो अपसरण के कारण बन रही है। ठीक है। और यहीं पर क्या होती है, ज्वालामुखी वगैरह बनते रहते हैं, ज्वालामुखी। तो यहीं पर ज्वालामुखी बनते रहते हैं। तो ये चीजें अपनी हो गई और यहीं पर अपनी क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से समझ में आई होगी। एंड अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है इस क्लास के अंदर, तो आप लोग क्या करेंगे कि मुझे कमेंट कर देंगे। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड शॉर्ट या एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एंड मैंने अपनी तरफ से पूरे अपने एंड से पूरा प्रयास किया है कि आपका कोई डाउट बचे ना। ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं कल की क्लास के बारे में, तो कल जो हम पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। आज मैंने अपनी क्लास में बताया ना कि ज्वालामुखी के कारण भूकंप आते हैं। तो ज्वालामुखी को पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से, मतलब इसका पूरा ऑपरेशन कर देंगे कि ज्वालामुखी किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से फटते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं ज्वालामुखी के, कौन कौन सी आकृतियां बनती है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, मैग्मा के जो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं। हर चीज में कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट डे की जो क्लास होगी, नेक्स्ट डे, तो इसकी जो क्लास होने वाली उसमें आपको ये सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। एंड उसी के साथ आशा करूंगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। और अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट रहने वाला है एकदम विकास रहने वाला है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।